नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में एच एफ डिलक्स बाइक की क्लच प्लेट को कैसे रिप्लेस करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो को देख कर के आप हीरो बाइक्स के अदर मॉडल्स जो भी 100 सीसी के हैं, जो कि एच एफ डिलक्स, सी डी डिलक्स, पैशन, स्प्लेंडर, ओल्ड हो या BS3, BS4 या फिर BS6 बाइक की क्लच प्लेट को भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और काम करने से पहले हम जानते हैं कि इस पूरे काम को करने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत लगेगी। क्लच प्लेट को बदलने के लिए सबसे पहले नंबर पर जो टूल है और क्लच हाउसिंग को होल्ड करने के लिए ये एक स्पेशल टूल है। इसके अलावा क्लच हाउसिंग के नट को खोलने के लिए ये वाला टूल, 16-17 का रिंग स्पेनर, 12-13 का रिंग और ओपन स्पेनर। इसके अलावा 10 नंबर का एक स्पेनर, एक रेचेट के साथ एक डिस्टेंस। ये छोटा है, अगर आपके पास बड़ा होगा तो भी काम चल जाएगा। एक स्क्रू ड्राइवर और प्लायर, 8-10 की टामियाँ और एक इम्पैक्ट रेंच। ठीक है। और इससे इम्पैक्ट रेंच से क्या होता है, इम्पैक्ट ड्राइवर से नट बोल्ट को खोलना बहुत आसान ईजी हो जाता है। यानी बहुत आसानी से आप जो नट या बोल्ट स्क्रू को आप आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये आपको परचेस करना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के परचेस कर सकते हैं। और एक मेलेट हैमर की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ये इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑयल सम अगर थोड़ा जाम होगा यानी टाइट होगा तो इससे हम टेप करके उसको आसानी से लूज़ कर सकते हैं। और इसकी जगह पर आप लोहे का हैमर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेंटली टेप करना है आपको, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑयल को ड्रेन करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर, अगर आपकी बाइक में, जिस बाइक में आप काम कर रहे हैं, इसमें अगर ये फुटरेस्ट 17 mm के बोल्ट से टाइट है तो आपको साइलेंसर लूज़ करना है, यानी खोलना है। और साइलेंसर खोलने के लिए ये 10 mm के बोल्ट को लूज़ करके निकालना है। और साइलेंसर के पीछे एक 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ होता है, उसको भी आपको खोलना है। ठीक है। इस केस में ये जो फुटरेस्ट है ये वेल्ड है, क्योंकि क्लच सम को खोलने के लिए अगर हम क्लच सम को खोलेंगे बाहर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको आपको खोलना है और 17 mm के दोनों बोल्ट को लूज़ करना है। एक बोल्ट आप बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे बोल्ट को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस जो असेंबली है फुटरेस्ट की, इसको ट्विस्ट करके नीचे कर सकते हैं। ये ऑयल सम इससे क्या है, बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो किक असेंबली है इसको प्रॉपर निकालना है। मोस्टली ऑफ द केसेस यहाँ पर 10 mm का बोल्ट लगा हुआ होता है, यहाँ पर एलन बोल्ट है 5 mm का, तो उसको मैं लूज़ कर लूँगा, निकाल लूँगा। इसके बाद जो क्लच केबल है उसको लूज़ करना है, क्लच केबल को हटाना है यानी इस केस से। और ऑयल डिपस्टिक को भी निकालना है। सभी 8 mm बोल्ट को लूज़ करना है। और लूज़ करने के लिए आप आमने सामने बोल्ट को लूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। इतना काम करने के बाद वीडियो में आगे मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल सम को बोल्ट निकालने के बाद सभी बोल्ट को मैंने लूज़ करके बाहर निकाल लिया है। और ऑयल सम मेरे केस में आसानी से ये बाहर निकल रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो सभी बोल्ट को दोबारा चेक करिए कि सभी बोल्ट आपने प्रॉपर निकाल लिए हों। ठीक है। अगर फिर भी ऑयल सम स्टक है अपनी जगह पर तो आप मेलेट के हैमर का यूज़ करें, इस तरीके से टेप करें यहाँ पर और यहाँ पर। अगर मेलेट का जो हैमर है आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कपड़ा रख करके आप जो लोहे का हैमर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आसानी से बाहर। ऑयल सम्प की को निकालने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। भाई साहब, बिल्कुल बेकार हालत है इस इंजन की। जो ऑयल सम्प है बिल्कुल काला हो चुका है, जबकि ये एल्यूमिनियम कलर का होता है, यानी चांदी कलर का, सिल्वर कलर का ये होता है। जैसा आप बाहर से देख रहे हैं ऐसा ही अंदर होना चाहिए था। और बाकी इस पूरी असेंबली को आप देखिए कि कितना इसमें जो ऑयल का सीपेज है वो जमा हो चुका है। और इसके बाद में किसी ने इसको पहले भी रिपेयर हो चुकी, क्योंकि ओल्ड मॉडल की बाइक है। तो ये जो स्क्रू है इसकी हालत इस टाइप की होनी चाहिए थे, लेकिन क्या है ये
प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल ना करने की वजह से इन स्क्रूज़ की हालत ऐसी हुई है। ठीक है, अगर आप इस केस में आप क्या करिए, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करिए। अगर इससे नहीं खुलते हैं तो आप इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ करिए, आराम से ये जो स्क्रू हैं ये आराम से खुल जाएंगे। ठीक है, इन चारों स्क्रू को खोलना है। इसके बाद इसके अंदर एक स्पेशल नट लगा हुआ होता है, उस नट को इस टूल की मदद से खोलना है और इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद जो क्लच हाउसिंग है इसके चारों बोल्ट को लूज़ करना है और इन स्प्रिंग को बाहर निकालना है। स्प्रिंग को बाहर निकालने के बाद इसके अंदर भी एक स्पेशल जो नट है वो लगा हुआ होता है, वो भी इसी टूल से खुल जाएगा। क्लियर। इसके बाद हाउसिंग बाहर निकल जाएगी, लेकिन इससे पहले ये जो क्लच प्लेट को लुब्रिकेंट रखने के लिए एक यहाँ पर भी ऑयल का संप छोटा वाला दिया हुआ है कंपनी ने, और इसको आप 8 mm की टामी से खोलिए। मतलब इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको आपको 8 नंबर की टामी से खोलना है और इतना करने के बाद वापस मैं आपको वीडियो में आगे मिलता हूँ। और मैग्नेट वेट के इस स्पेशल नट की खुलने की डायरेक्शन सिंपल है, यानी ये इस डायरेक्शन में लूज़ होगा और इस डायरेक्शन में टाइट होगा। ठीक है, और जो क्लच हाउसिंग है इसका जो नट है वो भी इसी तरीके से आप खोलिए, यानी उसकी डायरेक्शन भी इसी की तरह है। ठीक है, क्लच हाउसिंग को खोलने के लिए जो क्लच होल्डर को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और जो चेचिस है उसका हम यूज़ करेंगे, मतलब इसको हम काम में लेंगे, इसको यहाँ पर पोजीशन पर लॉक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा जो नट है वो खुलने वाला है। तो इसके बाद इसको लगाएंगे हम। जो स्पेशल नट है उसको खोलने के लिए इस टूल का यूज़ करेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इस होल्डर को हटाएंगे। इसके बाद इस नट को पूरा बाहर निकालना है। इसके बाद एक बेली बेल वॉशर इसके अंदर निकलेगा, ये वाला। ठीक है, सभी नट बोल्ट को आप कैरी करके रखिए इस तरीके से। क्लियर। और इसके बाद एक वॉशर, और ये वॉशर जो है स्पेशल वॉशर है, ये एक कटोरी टाइप का है जो कि इन दोनों टुकड़ियों को, यानी ये जो क्लच हाउसिंग को बाहर निकलने के लिए लॉक करके रखती है, ये दोनों। ठीक है, और ये दोनों टुकड़ियाँ इस कटोरी टाइप में लॉक होती हैं ताकि ये बाहर ना गिरे। और इस हाउसिंग वगैरह को सभी को अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम क्लच प्लेट को बैठाएंगे, मतलब वापस इसको असेंबल करेंगे। पार्ट्स की साफ़ सफाई मैंने अच्छे तरीके से कर ली है पेट्रोल से, क्योंकि इंजन ऑयल का सीपेज बहुत ज़्यादा था तो इतना ही साफ़ सफाई में कर पाया। ये ऑयल संप आप देख सकते हैं। और अब हम वापस से क्लच की पूरी असेंबली को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लच प्लेट को हम हाउसिंग में लगाएंगे। क्लच प्लेट है, और इसके बाद में ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, इनका पार्ट नंबर और इनका जो MRP वगैरह है आप देख सकते हैं। मैं जेन्युइन क्लच प्लेट ही यूज़ करता हूं, और आप भी कोशिश करिए कि जेन्युइन प्रोडक्ट ही ख़रीदें, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो रनिंग है वो ज़्यादा होती है। यानी एक टाइम के लिए आपको लगेगा कि जेन्युइन पार्ट महंगा होता है, लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप इसके परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टाइम में ये जो आपका पेमेंट लगने वाला है वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब इसके असेंबली की बात करते हैं।
लेकिन इसमें 4 क्लच प्लेट और 3 प्रेशर प्लेट क्लच सेंटर को लेंगे और जहाँ पर क्लच प्लेट को हम लगाएंगे उस एरिया को अच्छे से इंजन ऑयल की मदद से लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने के बाद क्लच प्लेट पर जो नंबर वगैरह लिखा हुआ है यानी मार्का दिया हुआ है हीरो की ओरिजिनलिटी के लिए, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि जब इस सेंटर को हम इस तरह से लगाएंगे इंजन में तो ये जो मार्का वगैरह है मतलब ब्रांडिंग वगैरह वो बाहर की तरफ आएगी। ठीक है। क्लच प्लेट लगाने के बाद वापस से जो क्लच प्लेट को लुब्रिकेंट रखना है, इसके आसपास आप इंजन ऑयल को अच्छे से लगाइए। पहले क्लच प्लेट लगाएंगे, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट लगाएंगे और प्रेशर प्लेट में मतलब 2 साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा स्मूथ है और ये थोड़ा शार्प है। तो जो स्मूथ साइड है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन जब मैं खोलता हूँ, जब मतलब फर्स्ट टाइम गाड़ी को ओपन करते हैं क्लच प्लेट बदलने के लिए, तो सेम इसी पैटर्न में जो क्लच प्लेट है वो निकलती है, यानी जो प्रेशर प्लेट का प्लेसमेंट इसी तरीके से होता है। ठीक है। अभी स्मूथ साइड जब ये इस टाइप से लगेगा तो स्मूथ साइड हमारी तरफ हो जाएगी। ठीक है। सेम इसी तरीके से बाकी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगेगी। तो मैं ये काम पूरा करता हूँ, इसके बाद आगे की बात करते हैं। पूरी क्लच और प्रेशर प्लेट को लगाने के बाद इस हाउसिंग को इसको कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से पैक कर लेते हैं, यानी ये जो हमारा सेटअप है क्लच प्लेट का वो कंप्लीट तैयार है इंजन में लगने के लिए। प्लेट की हाउसिंग को कंप्लीट लगाने से पहले आप इस बुश का ध्यान रखिए, इसको लुब्रिकेट करिए। और इसके पीछे एक वॉशर लगता है जो कि थोड़ा सा थिक होता है, उसे आप ध्यान रखिए कि लगा हुआ हो अपनी जगह पर। इसके बाद इस हाउसिंग को हम लगाएंगे। ठीक है। और इन दोनों गियर्स का आपस में ध्यान रखिए, ये अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। और इस टाइप का एक वॉशर है जिसमें कि उसी तरह के ग्रिप बने हुए हैं जो कि इनपुट शाफ्ट में बने हुए हैं। ठीक है। इसको आप लगाना है। प्लेन वॉशर है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, किसी तरह का से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में ये लॉक वाले वॉशर जो कि इस हाउसिंग को लॉक रखने का काम करते हैं, इनको लगाना है। और बिना किसी लुब्रिकेंट यानी ग्रीस की मदद से अगर इसको लगाएंगे तो ये बार बार गिरेगी और इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैं ग्रीस का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीस एक तरह का लुब्रिकेंट ही है, तो इससे इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। और इसके बाद इन दोनों टुकड़ियों को आपस में कनेक्ट करना यानी मर्ज रखने का काम करता है ये इस टाइप का एक वॉशर, जो कि जो स्लॉट बने हुए हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे हाउसिंग की तरफ, और जो प्लेन सरफेस है वो बाहर की तरफ होगा। क्लियर। इसके बाद जो कंप्लीट असेंबली है हमारी क्लच प्लेट की, उसे हम लगाएंगे। और उसे लगाने के लिए जो 4 क्लच प्लेट को मैंने एक डायरेक्शन में रखा हुआ है और एक क्लच प्लेट को मैंने ऑफ साइड रखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि सेम ऐसे ही स्लॉट इसमें दिए हुए हैं। हमारा जो क्लच हाउसिंग है इसमें जो एक क्लच प्लेट है वो यहाँ पर रहेगी ऊपर वाली, बाकी की तीनों स्लॉट में आएगी। ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखने के साथ इस काम को करना है, क्योंकि जो इनपुट शाफ्ट है उसके टीथ और जो हमारा क्लच असेंबली यानी क्लच सेंटर की टीथ को आपस में हमें अलाइनमेंट करके चलना है। तो थोड़ा सा ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको जब मैं रोटेशन करूँगा, इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा क्लच हाउसिंग क्लच असेंबली को, तो इनपुट शाफ्ट ना घूमे इसके लिए मैं प्लायर की मदद से जो इनपुट शाफ्ट है उसको थोड़ा सा पुश करके रखूँगा, ताकि जो इनपुट शाफ्ट है वो घूम ना सके और हमारी जो असेंबली है वो आसानी से लग जाए। ठीक है। ये कम्प्लीटली लग चुकी है। इसके बाद एक वॉशर जो कि
बेली बेल वॉशर इसको बोलते हैं। जो सिंबल यानी जो निशान लगा हुआ है ओ का, उसको बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। जो मार्का है वो बाहर की तरफ रखेंगे। उसके बाद इसका नट, ये छोटा वाला नट इसमें लगेगा और इसकी जो इसको टाइट करने की डायरेक्शन है वो सिंपल है, यानी क्लॉकवाइज ही टाइट होगा, ठीक है। अब लगाएंगे हम क्लच हाउसिंग को होल्ड रखने के लिए पुलर यानी होल्डर, और हम इसको स्टॉप करने के लिए जो क्रैंक शाफ्ट की राड है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसको टाइट करता हूँ और नट को टाइट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये होल्डर है इसमें फोर्स अप्लाई होगा। जितना कि टाइट हम इस नट को करेंगे उतना ही फोर्स इसमें लगेगा। तो क्रैंक की जो थ्रेड्स हैं वो ख़राब ना हो, इसके लिए मैं इसमें एक कपड़े का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको टाइट करेंगे। नट को प्रॉपर टाइट करने के बाद ये चारों स्प्रिंग यहाँ पर लगेंगे इस टाइप से, और इसके बाद में क्लच को प्रेस करने की जो प्लेट है वो प्लेट लगेगी। इसके बाद इसके चारों बोल्ट जो कि सेम ही साइज़ के हैं, 10 mm के बोल्ट इसमें लगते हैं। चारों बोल्ट को टाइट करेंगे, आमने सामने के बोल्ट को हमें टाइट करना है एक। और इसके एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब इस बोल्ट को, इन बोल्टों को कसें तो आप इस जो असेंबली है इसको बाहर की तरफ खींच करके पहले 2 बोल्ट टाइट कर लें, क्योंकि ये जो क्लच प्लेट का असेंबली है कभी कभी पीछे भी चला जाता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी वो पीछे जाता है तो कम टाइट हो पाते हैं ये जो बोल्ट हैं ये। इनको प्रॉपर अच्छी तरीके से टाइट करना है। ज़्यादा टाइट इसमें फोर्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो बोल्ट हैं वो स्टील के हैं यानी लोहे के, और जिसमें ये टाइट हो रहे हैं हाउसिंग में वो एल्यूमिनियम के हैं। तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो जो थ्रेड्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे या फिर जो हाउसिंग है वो क्रैक भी हो सकती है। इसके बाद इस सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को लगाएंगे, लेकिन इससे पहले जो क्लच प्लेट को लुब्रिकेशन देती है, लुब्रिकेंट देती है यानी इंजन ऑयल को जो स्टॉप करके रखती है, इस प्लेट को हम लगाएंगे। इसमें 2 8 mm के बोल्ट लगते हैं जो कि सेम साइज़ के हैं, ठीक है। इनको आप प्रॉपर टाइट करेंगे। दोनों बोल्ट को टाइट करने के बाद इस मैग्नेट वेट यानी सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को हम लगाएंगे, जो कि क्रैंक में जो ऑयल जाता है वो फिल्टर होकर के ही जाता है। और इसके बाद एक लगेगा वॉशर, इसमें भी जो मार्का है वो बाहर की तरफ रखेंगे, और इस नट को, इसके बाद नट लगेगा, इसको प्रॉपर टाइट करा हम। और इसको टाइट करने के लिए इसे होल्ड रखना पड़ेगा। तो इसे होल्ड रखने के लिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगा। क्लच हाउसिंग और जो क्रैंक शाफ्ट में प्राइमर गियर लगा हुआ है उन दोनों के बीच में स्क्रू ड्राइवर लगाऊंगा, और स्क्रू ड्राइवर नीचे की तरफ लगेगा। तो
उसे मैं लगा करके इसको टाइट करता हूँ। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इस नट को टाइट करने के बाद इस प्लेट को लगाएंगे और प्लेट में 4 स्क्रू लगते हैं, जो कि स्क्रू ड्राइवर से आप टाइट करेंगे। और इनको टाइट करने के बाद जो इस प्लेट पर रिलीज बियरिंग लगता है क्लच का, उसे हम लगाएंगे। और इसे लगाने के बाद जो क्लच कवर है उसे हम कम्प्लीटली असेंबल कर देंगे, यानी क्लच कवर को, ऑयल सम को अपनी जगह पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाइक को आप स्टार्ट करिए इंजन ऑयल डालने के बाद। और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं बराबर आपको उसका जवाब दूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।